हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कंपनी के हमने फीचर्स पढ़े थे जिसमें हमने 9 पॉइंट्स पढ़े थे। कंपनी क्या होती है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है कुछ लोगों की, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी केस में, प्राइवेट में 2 होने चाहिए, जो जॉइंटली काम करते हैं एक स्पेशल पर्पज़ के लिए। उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है मैंडेटरी होती है। इनकी फीचर्स थे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड रिस्क बियरिंग। जो कल हमने पॉइंट्स किए थे, अब हम आज करेंगे इसका एवेल्यूशन करेंगे कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियल है कि नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम कंपनी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं। अगर कंपनी में हम बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मेरिट्स में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला मेरिट है कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी, जो हर एक बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डिसएडवांटेज था हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ थी। अब आप याद करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि डिसएडवांटेज थी, पार्टनरशिप में भी डिसएडवांटेज थी, और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कर्ता की जो लाइबिलिटीज़ थी वो अनलिमिटेड थी, बाकी सभी की लिमिटेड होती थी। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज का क्या मतलब है? जैसे आपको पता ही है कि लोन के केस में आपको और एडिशनल अमाउंट लेके आना पड़ सकता है। तो जो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं वो उतने ही तक लाइबल होते हैं जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितना उन्होंने शेयर खरीदा है, जिस वैल्यू को उन्होंने शेयर खरीदा है तक उसी तक ही उनकी लाइबिलिटी सीमित होती है। उसके आगे उन्हें किसी भी सर्कमस्टांसिस में कुछ भी पे नहीं करना होता है। तो ये मेरिट होता है कंपनी के केस में, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है शेयर होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उसी तक ही लिमिटेड होती है। तो ये एक एडवांटेज होता है कंपनी के केस में कि आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज़। जैसे हमने कल पढ़ा था फीचर्स में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो सेकंड मेरिट है कि शेयर ट्रांसफरेबिलिटी फैसिलिटीज़। मतलब कि अगर आपके पास कोई कंपनी का, किसी कंपनी का कोई शेयर है, पब्लिक कंपनी का कोई शेयर है, तो आप उसे प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में या नॉर्मल शेयर मार्केट में आप उसे बेच भी सकते हो और किसी और से खरीद भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई शेयर खरीदा है, कंपनी का 708 रुपये का कोई शेयर खरीदा है, उसकी वैल्यू हो जाती है 900 रुपये की हो जाती है, तो आप उसे उसी टाइम पे बेच भी सकते हो। जैसे शेयर मार्केट है, आपने देखा ही होगा कि मुंबई में दलाल स्ट्रीट है, काफ़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। सेंसेक्स का नाम आपने सुना होगा, निफ्टी का नाम आपने सुना होगा। तो वो सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जो आपको अलाउ करते हैं आपके पास जो शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं कंपनीज़ की, उसमें ट्रेड करना, खरीदना बेचना। तो जो आपके नाम पे शेयर्स हैं वो आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। मतलब एक तरह से आप दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी के अप्रूवल के। बस आपको जो अपना ऑर्डर है वो प्लेस करना है, और वो जो आपकी अमाउंट, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और जो खरीद रहा है उसके अकाउंट में शेयर आ जाएगा। क्योंकि इसमें भी जैसे कि आप डिजिटलाइजेशन देखते हैं तो शेयर्स में भी डिजिटलाइजेशन होता है। पहले शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे, लेकिन आज के टाइम पे डीमैटेरियलाइजेशन होता है। मतलब कि इसको मटेरियलाइज से डीमैटेरियलाइज कर दिया गया है, डिजिटल फॉर्म में ले लिया गया है उसको। तो आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। नॉर्मली आप जैसे मार्केट में कुछ सामान खरीदते हैं वैसे ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है कंपनी के केस में कंटिन्यूटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि परपेचुअल सक्सेशन होता है, किसी मेंबर की डेथ की वजह से, किसी शेयर होल्डर की लाइफ जाने की वजह से, कोई रिटायरमेंट की वजह से, कोई छोड़ के जा रहा है, तब भी कंपनी हमेशा चलती रहती है। जैसे मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था परपेचुअल सक्सेशन में कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो कंपनी की जो कंटिन्यूटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मतलब कि उसकी लाइफ जो होती है, बहुत एग्जिस्टेंस जो होती है उसकी स्टेबल होती है, कभी भी किसी आने जाने की वजह से रुकती नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मतलब कंपनी में हमेशा स्कोप रहता है ग्रोथ और एक्सपेंशन का, आगे बढ़ने का, अपना जो स्केल है, स्कोप है, उसे इंक्रीज़ करने का। जो उसके ऑपरेशंस हैं, जो उसकी कैपिटल है, जो उसके मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, उसको कभी भी बढ़ा सकती है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है? क्योंकि कंपनी में कभी भी फंड्स को जनरेट कर सकती है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में सभी के पास फाइनेंस जो होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। आपको याद होगा कि सभी के पास अपने ही पैसे हैं, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है कि वो अपना जो पैसा होती है पब्लिक से जनरेट करती है, शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके या कोई और सिक्योरिटीज़ इशू करके। तो इससे क्या होता है कि वो कभी भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, स्कोप उसका इंक्रीज कर सकती है। तो benefits of a large scale business are available to the company. It reduces the per unit production cost
एंड कंज्यूमर्स गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीप रेट्स। तो मैनेजमेंट को कभी भी पैसा चाहिए हो उनको मिल सकता है। लास्ट मेरिट है इसका एफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे मैंने वो कल बताया भी था कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इस कंपनी में होता है। मतलब कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एक जगह पे सारे नहीं होते हैं, बहुत जगह फैले हुए होते हैं। तो वो ओनर्स होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कोई और करता है कंपनी की। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो जिनकी मैनेजमेंट होती है, जिनका डिसीजन रहता है। तो इस केस में जो मैनेजमेंट के लिए कैपेबल हैं वो ही मैनेजमेंट करेंगे, तो उनकी मैनेजमेंट जो होंगे, डिसीजन जो होंगे, एफिशिएंट और इफेक्टिव हो पाएंगे। मतलब कंपनी यूटिलाइज कर पाएगी एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को। जो एक्सपर्ट्स हैं मैनेजमेंट में, उनके डिसीजंस अगर टाइम पर रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो फ़ायदा हो पाएगा। बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ द सोल ट्रेड और पार्टनरशिप। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो नॉर्मली खुद ही ओनर्स ही मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि वो एडिशनल पे नहीं कर सकते हैं और उनको अपनी ही मैनेजमेंट में भरोसा होता है। वो किसी और पे भरोसा नहीं करते, उनके पास मोटिवेशन भी नहीं होगा अगर किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो, जो कि इसमें भी एक डिसएडवांटेज है लैक ऑफ मोटिवेशन का। वो हम आगे पढ़ेंगे डीमेरिट्स में। तो इसमें मेरिट है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है कि अगर किसी केस में हम किसी एक्सपर्ट्स को लेके उनसे मैनेजमेंट करवाते हैं, उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में हायर करते हैं। तो हम आते हैं डीमेरिट से पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट था लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का। सभी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। शेयर ट्रांसफर आप कर सकते हैं, कंटिन्यूटी लंबी रहती है, स्कोप फॉर एक्सपेंशन होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, क्योंकि इसमें हम एक्सपर्ट्स को लेते हैं। अब हम आते हैं डीमेरिट्स पे। पहला पॉइंट है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। जैसे कि ये सभी में बहुत एडवांटेज था, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था, पार्टनरशिप में भी था, हर चीज़ में था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को छोड़ के कि फॉर्मेशन ईजी नहीं था, क्योंकि उसमें कोई लीगल प्रोसीजर या रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं था। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा ज़रूरी है। कंपनी के केस में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में भी रजिस्ट्रेशन करवाना आपको मैंडेटरी होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो आपका आगे आएगा भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे आएंगे। प्रोस्पेक्टस भी होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, फिर एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराने होंगे, कंप्लीशन करवानी पड़ेगी, सभी पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेंगी, टाइम पे पैसा पे करना पड़ेगा, सभी कुछ टाइम भी लगेगा, आपका पैसा भी लगेगा। तो ये सब कुछ शो कर रहा है कि कंपनी की फॉर्मेशन करना इतना ईजी नहीं है, आपको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। सेकंड पॉइंट है इसका लैक ऑफ सीक्रेसी। मतलब कंपनी के इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास पैसा है, मैंने दुकान खोली, बिजनेस शुरू, लेकिन कंपनी में आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर रजिस्ट्रार के पास जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही कंपनी का जो काम है वो शुरू हो सकता है। तो डिफिकल्टी काफ़ी आती है फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि मैं ओनर हूँ, मेरी ही मैनेजमेंट है, तो मैं अपनी जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट रखता हूँ। लेकिन कंपनी के केस में जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप है वो दोनों अलग अलग लोगों के हाथों में होती है, तो इससे सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। और कंपनी के केस में एक चीज़ और भी होती है, कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सभी को पब्लिक इशू करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी है वो। तो जो भी कुछ हो रहा है वो पब्लिक में शेयर होल्डर्स है, उन्हीं के लिए ही हो रहा है सभी कुछ, तो उन्हें अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक को शो करने पड़ते हैं। तो उनकी जो पर्सनल, जो अपनी एक तरह से इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी शेयर करनी पड़ती है, तो उससे सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैक ऑफ मोटिवेशन। ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, तो वो अपनी मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ सैलरी मिलनी है ऑर्गेनाइजेशन से, उनको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा उस कंपनी से। जैसे इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ओनर्स ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू फ्यू शेयर होल्डर्स हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट में एफिशिएंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से लेना देना होता है। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि भी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है कि नहीं है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्हें अगर 2 घंटे ज़्यादा देंगे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपनी सैलरी मिल रही है, तो उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कभी कभी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल, एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में और कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस रहती है, एक्सेसिव रहती है। क्योंकि कंपनी के केस में क्या होता है कि ओनर्स अलग हैं, मैनेजमेंट अलग है, तो ओनर्स के साथ कुछ धोखाधड़ी ना हो जाए, कंपनी में कुछ फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा कि नीरव मोदी का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, तो वो क्या था, पब्लिक कंपनी थी,
उन्होंने कुछ धोखा किया, पब्लिक को शेयर इशू किए और पब्लिक का पैसा लेके भाग गई। तो पब्लिक का जो वेलफेयर होता है उसको रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस बना के रखनी पड़ती हैं कि आपको हर साल में इतनी बार ऑडिट कराना है। ऑडिट का मतलब जैसे हमको बताया ही हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कराना है, चेक करना है उस कंपनीज के लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग वो कंपनी चल रही है नहीं चल रही है। गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर होता है, जिसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन कंपनीज पे आ जाता है। वैसा नहीं कि सारी कंपनीज ही गलत होती हैं, जो सही कंपनीज होती हैं, जो सही से सब कुछ काम कर रही होती हैं, उनके ऑपरेशन में थोड़ी ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं गवर्नमेंट की कंट्रोल की वजह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिले इन डिसीजंस। अब क्या होता है कि क्विक डिसीजंस कैन बी, जैसे सोल ट्रेड में क्या था कि सिंगल इंडिविजुअल था, वो कभी भी चाहे डिसीजन ले सकता था। पार्टनरशिप में भी क्या था कि 2 लोग हैं तो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते थे। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, सभी को हम बुलाएंगे, मीटिंग की जाएगी, फिर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, फिर एक डिसीजन लिया जाएगा, जो कि एक इम्पॉसिबल है क्विक डिसीजन लेने के लिए। अगर मान लो कि मुझे प्रॉब्लम पता है और मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ, तब भी मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ अगर सभी की अप्रूवल उसमें नहीं होती है। तो इसमें भी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला चीज़ होती है, मेजोरिटी देखी जाती है कि भाई कौन सी डायरेक्टर्स किसके फेवर में ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर 19 डायरेक्टर्स हैं तो 9 या 10 डायरेक्टर्स किसके फेवर में हैं वो डिसीजन लिया जाएगा। उस केस में क्या क्या हो सकता है कि कभी कभी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस भी हो सकती है, तो क्विक डिसीजन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसमें डिले हो जाता है। सेकंड लास्ट पॉइंट है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। अब ओलिगार्किक आपके लिए थोड़ा एक नया वर्ड होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि कंपनी में ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो शेयर उसके डायरेक्टर्स की होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जैसे अपने पढ़ाई मैंने आपको बताया भी है कि थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स को चुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये पता भी नहीं होता कि कंपनी में चल क्या रहा है, उनके डायरेक्टर्स कौन कौन है, उनका नाम भी उनको नहीं पता होता है। नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स जो बड़े बड़े होते हैं, जिनके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स होते हैं, वो ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो ही डायरेक्टर को चुनते हैं। बाकी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं पता होता, किसी की भी कंपनी ऑपरेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो जैसे कहा जाता है कि कंपनी में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, तो वो चीज़ ना होकर ओलिगार्किक मैनेजमेंट हो जाती है। मतलब कि सभी के डिसीजंस कई बार नहीं होते हैं। जैसे इसमें लिखा भी होगा फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम बट इट इज़ ओनली एन आई वॉश। ऐसा नहीं होता है हर बार। कंपनी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ओलिगार्किक मैनेजमेंट की। ऑर्डिनरीली इट इज सेड दैट शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स डो नॉट वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। कई शेयर होल्डर्स को ये भी पता नहीं होता कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है। अब हेड ऑफिस हम किसे कहते हैं, जो जैसे कंपनी की काफ़ी सारी ब्रांचेज हो सकती हैं, तो हेड ऑफिस हर कंपनी का, हर एसोसिएशन का एक ही होता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कंपनी कर क्या रही है, क्या नहीं करती है। ओनली सम हु हैव मेजर चंक ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी आर द रियल ओनर्स एंड द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिनके पास मान लो कि 200 करोड़ रुपए के शेयर्स होते हैं या 29%, 30%, जिनके मेजर शेयर्स होते हैं, उनका कंपनी में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल रहता है। जो जिनके पास 5-6 शेयर्स होते हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है और इसमें लिखी भी हुई है कि डिमेरिट होता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट नहीं है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट है, जिसके पास आपके पास ज़्यादा शेयर है तो मतलब कि आपके पास ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा पावर्स हैं। जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या था कि आपके पास ज़्यादा अगर शेयर्स भी हैं, ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, तो भी आपके पास मतलब कि सेम राइट है। लेकिन इस केस में क्या है कि ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका अगर शेयर ज़्यादा है तो आपको थोड़ा राइट ज़्यादा मिल रहा है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं कंपनी में, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स हैं। अब शेयर होल्डर को क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। अब डिविडेंड आपने शायद पहली बार सुना होगा। अब डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर्स पे हमें अर्निंग पर शेयर मिलता है। मतलब कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि अर्निंग पर शेयर, जो उन्हें एक तरह से प्रॉफिट का शेयर मिलता है शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर चाहते हैं उन्हें डिविडेंड पे किया जाए। डिबेंचर्स होल्डर चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो कंपनी अपने पास रखे जिससे उनको इंटरेस्ट मिल सके। अब डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स को ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर साल उनको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को कंपलसरी है कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट अर्न करें और उनको शेयर होल्डर्स को ना बांटें, लेकिन शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको डिविडेंड मिले, तभी तो वो शेयर खरीद रहे हैं। या फिर शेयर होल्डर को 2 चीज़ें होती हैं कि वो शेयर अपना बेच के भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उसके ऊपर डिविडेंड भी उनको मिलता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स में, कि भाई कि पैसे का जो हमारी जो अर्निंग है, जो हमारा प्रॉफिट है कंपनी का, उसका क्या किया जाए। तो ये उनमें एक झगड़े का
पॉइंट बन जाता है। तो दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ मोटिवेशन, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, डिले इन डिसीजंस, conflict among investors. Thank you.